Hello everyone, this is Khushi Garg, your friend from iTube Classes. पीएम केयर्स फंड जो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी ने मार्च 2020 को लॉन्च किया था टू फाइट अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस। पीएम केयर स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये फंड स्टार्टिंग से ही कंट्रोवर्सीज में रहा है। कंट्रोवर्सीज लाइक पीएम केयर्स की ज़रूरत क्या है जब ऑलरेडी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है। पीएम केयर्स को आरटीआई के अंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे कैग ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। ये सारी कंट्रोवर्सीज इस फंड के अराउंड हैं सिंस द टाइम जब से इसको लॉन्च किया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस पीएम केयर्स फंड के बारे में। ये फंड एक्चुअली है क्या, इससे एसोसिएटेड कंट्रोवर्सीज क्या हैं, उन कंट्रोवर्सीज पे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और जनरल पब्लिक का व्यू क्या है। पहले देखते हैं कि इस फंड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी जब ऑलरेडी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड है इस तरह की सिचुएशंस को डील करने के लिए। पीएम नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था 1948 में टू हेल्प डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। इस फंड की फंडिंग होती है 100% वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ और इसके लिए कोई भी बजटरी एलोकेशन नहीं किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड भी बनाया गया है इसी तरह की सिचुएशन, इमरजेंट सिचुएशन को डील करने के लिए, दैट इज कोरोना वायरस पेंडेमिक। इसमें भी 100% वॉलंटरी फंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ही होगी और कोई भी बजटरी एलोकेशन नहीं किया जाएगा। तो अब एलिगेशंस ये हैं कि इस फंड की जरूरत क्या है जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पेंडेमिक सिचुएशंस को कवर नहीं करता है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से बहुत सारे रिलीफ एक्टिविटीज के लिए फंड डिसबर्स किए जाते हैं, पर पीएम केयर्स फंड से सिर्फ और सिर्फ कोरोना रिलेटेड रिलीफ वर्क के लिए ही डिसबर्समेंट्स किए जाएंगे। तो जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे वो एश्योर्ड रहेंगे कि सारा पैसा सिर्फ कोरोना रिलीफ वर्क में ही खर्च हो रहा है। अब ये तो है गवर्नमेंट का स्टैंड, बट क्वेश्चन ये है कि जब फंड की फंक्शनिंग बहुत ही ओपेक है, जो हम आगे समझेंगे भी, बहुत ज्यादा ओपेक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ये फंड अचीव कैसे करेगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ दिस फंड इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब इस फंड से रिलेटेड हमें एक जो बातें जो और समझनी चाहिए वो ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है उसका डिसबर्समेंट डिपेंड करता है कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिशन पे। जबकि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पीएम, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पार्टिसिपेंट्स होंगे जो डिसाइड करेंगे इन सारे मैटर्स पे। इस फंड को भी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की तरह फॉरेन फंडिंग के लिए, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एग्जम्प्ट किया गया है और प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड में भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को एग्जम्प्ट किया गया है। तो मेरे हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स फंड दोनों ही ओपेक हैं अपनी फंक्शनिंग में। पीएम की डिस्क्रिशन पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, तो इन दोनों में मेरे को ज्यादा फर्क लगता नहीं है। इट्स लाइक सेम वाइन इन न्यू बॉटल, तो कंट्रोवर्सी होना बिल्कुल जायज है। अब इससे जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी ये है कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड की जरूरत क्या है जब हमारी कंट्री में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट का स्टैंड है कि पीएम केयर्स फंड जो है वो कोरोना नोवल वायरस के अगेंस्ट बनाया गया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक को ऑलरेडी हमारी कंट्री में एक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो डिजास्टर से सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया गया है। तो पीएम केयर्स की जरूरत क्या है। इनफैक्ट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक प्लिया भी फाइल की गई है जिसमें ये कहा गया है
कि सुप्रीम कोर्ट शुड डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्रांसफर ऑल डोनेशंस रिसीव्ड अंडर पीएम केयर्स फंड टू नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। अब इसके रिस्पांस में सेंटर ने ये व्यू दिया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनडीआरएफ डज नॉट बार क्रिएशन ऑफ पीएम केयर्स, और सेंटर बिल्कुल भी इस चीज को मैंडेटरी नहीं समझती है और इस स्टैंड को बिल्कुल ही मेंटेनेबल नहीं मानती है कि एनडीआरएफ में सारे फंड्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब इस मैटर पे जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं उस पे वीडियो जरूर ले आऊंगी। उस इस फंड के अराउंड और भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं, कि जैसे वेंटिलेटर्स के प्राइस पे सस्पेंस है, उसका डिस्क्लोजर नहीं हो रहा है। उसकी प्राइसिंग जो वेंटिलेटर्स इस फंड के पैसों से जो खरीदे गए हैं उनकी प्राइसिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर नहीं करना चाह रही। फिर एक कंट्रोवर्सी है कि पीएम केयर्स फंड ने ह्यूज डोनेशंस रिसीव किए हैं चाइनीज फर्म्स लाइक टिकटॉक से। लीगल जो कैरेक्टर है पीएम केयर्स का वो भी अनसाउंड है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज्यादा ओपेक है। अभी तक उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड जो चार्टर है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं देता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स नहीं बनाए हैं, तो ये सारी कंट्रोवर्सीज इसके अराउंड, इसकी ओपेसिटी और इसके क्रिएशन के अराउंड चल रही है। इन्हीं सब में एक जो बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आती है दैट इज कि ये फंड आरटीआई के अंडर आना चाहिए या नहीं। इसके लिए एक पिटीशन डाली गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। देखिए, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के अंडर ये बताया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, जिन पे आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल होता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो सारे इंस्टीट्यूशंस पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आते हैं जो पार्लियामेंट या स्टेट के किसी एक्ट से एस्टैब्लिश किए गए हों, या जिनकी सब्सटैंशियल फंडिंग गवर्नमेंट से हो रही हो, या फिर any such institution which is owned or controlled by center or the state government। अब इस पे पीएमओ ने क्लियरली बोल दिया है कि पीएम केयर्स फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी एंड हेंस इट डज नॉट फॉल अंडर आरटीआई एक्ट। इस मैटर पे हाई कोर्ट में ये मैटर लिस्टेड है अब 28 अगस्त के लिए। इसमें क्या अपडेट आएगा, वो जब भी अपडेट आएगा उसके लिए मैं एक वीडियो दोबारा जरूर ले आऊंगी। लेकिन इससे पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि ये जो फंड है ये आरटीआई के अंडर आना क्यों चाहिए। देखिए, एक तो इस फंड का जो पूरा मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज के थ्रू हो रहा है। जो इस फंड के सेक्रेटरी हैं ही इज फ्रॉम सेंट्रल सिविल सर्विसेज। इस फंड के जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हैं वो हैं हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी सर। ट्रस्टीज में होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो ये पब्लिक अथॉरिटी कैसे नहीं है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। इस फंड की वेबसाइट को डोमेन नेम भी gov.in दिया गया है, वो डोमेन नेम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है। तो फिर ये पब्लिक अथॉरिटी कैसे नहीं है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और इसीलिए ये सारी एम्बिग्विटी है और ये कंट्रोवर्सी हो रही है। वैसे हम ये भी जान लें कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी आरटीआई के अंडर आता है कि नहीं, इस पे एम्बिग्विटी है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक इसके ऊपर पिटीशन डाली गई थी, उसमें एक स्प्लिट ओपिनियन आया था जजेस का। इसमें एक जज ने बोला था कि ये जो फंड है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये आरटीआई के अंडर आना चाहिए, और दूसरे जज ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पे भी आरटीआई एप्लीकेबल होता है कि नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। सिमिलरली पीएम केयर्स आरटीआई के अंडर नहीं आएगा, ये ऑलरेडी पीएमओ ने कह दिया है, लेकिन फाइनल इस केस का वर्डिक्ट आना अभी पेंडिंग है। अब देखो, जब लॉ बनाने वाले ही लॉ को मानने से इनकार करेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी और होनी भी चाहिए। पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज आर सपोज टू बी डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक ट्रांसपेरेंसी, पर जब ये ही सीक्रेसी को प्रेफरेंस देंगे तो जनता तो जवाब जरूर मांगेगी और जनता को जवाब मांगना भी चाहिए।
नेक्स्ट जो कंट्रोवर्सी इस फंड के अराउंड है दैट इज रिलेटेड टू इट्स ऑडिट। कैग ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इस फंड को ऑडिट नहीं करेंगे एंड ऑडिट विल बी डन बाय सम इंडिपेंडेंट पार्टी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी कैग ऑडिट नहीं करते हैं। कैग स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो ऑडिट नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को भी, और उसका ऑडिट भी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ही करती है। अब इसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी न्यूज़ में आई है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एंड टू बी प्रिसाइज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इस मीटिंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में बीजेपी के एमपीज ने पीएम केयर्स फंड की स्क्रूटनी को अपोज किया है। अब ये सारे जो एक्शंस और रिएक्शंस हो रहे हैं पब्लिक डोमेन में, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं। अब इस फंड की ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट मेंटेन कैसे करेगी, दैट ओनली टाइम विल टेल। इसके अराउंड एक और जो कंट्रोवर्सी है दैट इज रिलेटेड टू सीएसआर, कि पीएम केयर्स फंड को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसमें एलिजिबल किया गया है, जबकि सीएम रिलीफ फंड में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे उनको एलिजिबल नहीं किया गया है। पहले समझते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में ये प्रोविजन लाया गया था कि एक क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपनीज को अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोशल एक्टिविटीज पे स्पेंड करना मैंडेटरी है। इसकी डिटेल्स कंपनीज को अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी देनी होती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया है, और इस अमेंडमेंट से पीएम केयर्स के सारे डोनेशंस को सीएसआर डोनेशंस के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। बट सीएम रिलीफ फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को एलिजिबल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी हो रही है कि पीएम केयर्स ही क्यों, सीएम रिलीफ फंड क्यों नहीं। क्वेश्चन तो जेन्युइन है कि जब पीएम केयर्स को एलिजिबल कर सकते हैं तो सीएम रिलीफ फंड को भी एलिजिबल कर सकते हैं। सीएम रिलीफ फंड के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी कोरोना रिलीफ फंड के लिए यूज किया जा रहा है। इससे रिलेटेड एक बात हमें यहाँ पे और जाननी ज़रूरी ये है कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सीएसआर के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। हमारे देश में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है सेंट्रल लेवल पे, और हर स्टेट की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे, जो भी डोनेशंस आएंगे, those donations will be eligible for CSR under Companies Act 2013। तो ये है अब तक की करंट सिचुएशन, करंट कंट्रोवर्सीज अबाउट दिस पीएम केयर्स फंड। इस टॉपिक में आगे और जो भी अपडेट आएगा उस पे मैं एक और वीडियो जरूर ले आऊंगी। होप आप लोगों को कुछ जानने को जरूर मिला होगा। सो गुड बाय एंड वी शैल मीट अगेन।